तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती भाग 2। शिमला मिर्च में रोग व कीट एवं टमाटर की फसल में जल निकास प्रबंधन। जल संरक्षण करने की तकनीक पर जानकारी। कल के अंश में आपने देखा कि झरबेरा फूल की खेती में भूमि चयन से लेकर के रोपण, सिंचाई इत्यादि कार्यों में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाना है। आज अंश में जानेंगे झरबेरा फूल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के बारे में और उनका रोकथाम किस तरह से करना है। साथ ही फूल की कटाई एवं पैकिंग के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए और लाभ उठाइए। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूसकर सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास या नुवान 1.5 मिलीलीटर या डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर या वर्टीमेक 0.4 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर नीमाजोल या 2 मिलीलीटर डाइमेथोएट या 2 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड 0.5 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए केर्थेन 1.5 मिलीलीटर या वर्टीमेक 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर ओमाइट दवा को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइनर कीट पत्तियों से भोजन प्राप्त करने के लिए सुरंग बनाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास, 1 या 1.5 मिलीलीटर नुवान या साइप्रामेथेन 2 मिलीलीटर या वर्टीमेक 0.4 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कैटरपिलर ये पत्तियों एवं फूलों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.4 ग्राम थोयोकार्ब या मिथाइमेल 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। थाइमेट 2 ग्राम पर पौधे देना चाहिए। नेमाटोड नियंत्रण के लिए 30 से 50 ग्राम नीम केक या 5 ग्राम नेमागार्ड प्रति पौधे देना चाहिए। झरबेरा में कीट के साथ साथ
रोग के प्रकोप के फलस्वरूप फूल उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें फ्यूजेरिया बिल्ट, झुलसा रोग, जड़ सड़न रोग, जीवाणु झुलसा रोग झरबेरा की फसल में लगने वाले घातक रोग हैं। फ्यूजेरियम बिल्ट ये एक प्रमुख बीमारी है। इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए थोयोफिनोनेट, मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के प्रकोप के फलस्वरूप पत्तियों में शुरू में हल्के रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं और पत्तियां झुलस जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए केल्थेन दवा 0.4 ग्राम अथवा सल्फर 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जड़ सड़न रोग से जड़ों में काली शिराएं बनती हैं, जो बाद में सड़ने लगती हैं। इस रोग से बचने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या 3 ग्राम बीनोमाइल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु झुलसा रोग में पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे लंबी धारियां बना देते हैं और बाद में पौधे सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 0.2 मिलीलीटर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। क्राउन रॉट रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झरबेरा फूल रोपण के 6 से 7 सप्ताह बाद फूल आने लगते हैं। झरबेरा फूल 2 पंखुड़ियों की पंक्तियों को खिल जाने के बाद ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि अविकसित फूल की वृद्धि के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फूलों को काटने से पुष्प वृंत का कुछ भाग पौधे पर ही रह जाता है, जिससे कि पौधा सड़ने लगता है और नई प्ररोह का विकास भी नहीं हो पाता। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है, जिससे फूलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए फूलों को 10% सुक्रोज तथा 4 ppm सिल्वर थायोसल्फेट के घोल में 8-10 मिनट रखते हैं। इससे फूलों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। झरबेरा फूल को गत्ते के डब्बे में पैक किया जाता है। इसके लिए 122 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के गत्ते के डब्बे प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं। 25-25 फूलों के बंडल बनाकर डिब्बों में रखे जाते हैं। फूलों की एक सतह लगाने के बाद ऊपर से अखबार बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर पुनः फूलों की एक सतह लगा दी जाती है। यदि झरबेरा के फूलों की उत्पादन की बात है तो इसकी पौध संख्या एवं पौध गृहों के वातावरण, जलवायु एवं पौध की किस्म पर निर्भर करती है। पाली हाउस में झरबेरा से 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ष में लगभग 200 से 250 फूल तक प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तक इसके आर्थिक आकलन की बात है तो झरबेरा फूल की खेती की शुरुआत यदि 1000 वर्ग मीटर से करते हैं तो पॉली हाउस निर्माण, पॉलीथीन शीट, ड्रिप प्रणाली, बेड निर्माण तथा पौध मूल्य पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये पौधे 3 वर्ष तक फूल उत्पादन करते हैं तथा पॉली हाउस, ड्रिप प्रणाली 15 वर्ष तक चलते हैं तथा प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख शुद्ध आमदनी मिल जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे देंगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा।
ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में जिस तरह से कृषि कार्य हेतु जल की समस्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए भविष्य में फसल और फलोत्पादन के लिए जरूरी है कि हम जल संग्रहण तकनीकियों को अपनाएं, जिससे कि हम अपनी कृषि को सुरक्षित रख सकें और सबको खाद्यान्न आपूर्ति भी कर सकें। तो आइए जानते हैं कि जल संग्रहण करने की क्या है तकनीक, और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा आपको ये बात बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी जो है वो एक कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना कृषि संभव नहीं है। यहाँ तक आ गया कि जो है जल के बिना कृषि जो है वो उपजाऊ संसाधन नहीं है। तो आप जानते हैं कि जल की महत्ता के बारे में, तो जल की उपलब्धता कितनी है। जो प्रति व्यक्ति यदि देखें तो जल के स्रोत हैं अलग अलग, के जैसे वर्षा से जल प्राप्त होता है, उसके अलावा जो है सिंचाई का जल जो है वो भूमि जल से प्राप्त होता है, परंतु उसका भी पुनर्भरण जो है वर्षा से ही होता है। तो आपको जैसा पता है कि आगामी दिनों में वर्षा आ रही है, तो हम वर्षा का स्वागत करें, क्योंकि ये जो है इसके बिना खेती संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि इतनी आज़ादी के बाद से तमाम जो है प्रोजेक्ट चले सिंचाई के लिए, परंतु आज भी 68% भाग ऐसा है भारत का जिस पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। अर्थात हमें वहाँ पर वो एरिया जो 68% है, वहाँ से 40% लोगों का आज भी जो है जीवन यापन चल रहा है। करीब करीब जो 70% जो है मोटे अनाज वहीं से आ रहे हैं, और जो है 65% जो है कपास, और जो है ये 90% के करीब जो है वो दालें, वो उन्हीं सूखा वाले क्षेत्रों से आ रही हैं। तो वहाँ परंतु पानी जो है वो अंकुरण से लेके और फसल के पूरा होने तक वहाँ पर पूरा नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास हम वर्षा का संचय नहीं कर पाते। तो मेरा पहला तो आपसे आह्वान है ये है कि आप जो है आगामी जो वर्षा के पहले अपने जो क्षेत्र हैं, आपका जो फार्म है, उसके चारों तरफ बाउंड्री जरूर करें। बाउंड्री मेड़बंदी करें चारों तरफ। जो मेड़बंदी करेंगे तो आप जो है वो उस पानी को रोक सकेंगे। साथ ही साथ उस भूमि का समतलीकरण यदि उससे पहले कर सकते हैं तो समतल भूमि रहेगी, तो पानी जो है वो एक जैसा समान रूप से पूरे उसमें रहेगा। और उससे पहले जो अभी गर्मी चल रही है, तो गर्मी की जुताई, गहरी जुताई जरूर करें। गहरी जुताई करेंगे तो पानी जो है वो अवशोषित जितना पानी है वो बह के नहीं जाएगा और अवशोषित होगा पूरी ज़मीन में, तो वो अगली जो फसल आने वाली है उसमें बुआई से लेके और कटाई तक पूरा पड़ेगा, तो आपकी जो भरपूर फसल होगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि जितना भी और शेष वो है, और भी बहुत से तरीके हैं। एक तो गांव में ताल तलैया पहले थे, और वो हम लोगों ने मिट्टी के कटाव से भर के वो भर गए हैं। तो आज हमको ये देखना है कि किस तरह से दोबारा से हम जो है सामूहिक रूप से श्रमदान करके, और गांव के जितने भी जो ताल तलैया हैं, जितने भी तालाब हैं, उनको फिर से जो है सामूहिक श्रमदान के माध्यम से खोद के और मिट्टी उसकी बाहर निकाल के और तैयार करें आने वाली उसके लिए, जिससे कि पानी उनमें रुके और पानी भर के जो भूमि जल है उसको दोबारा से पुनर्भरण संभव हो सके। उसके अलावा जो है जो खेतों में जहाँ भी नीचे का भाग है वहाँ पर तालाब यदि हम बना लेंगे तो जो है, क्योंकि 85% जो हमारा जो पानी का इस्तेमाल करने वाला जो सेक्टर है वो कृषि है, तो वहाँ पर जो है आवश्यकता भी ज़्यादा है, और दूसरे वो क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। तो बड़ा क्षेत्र होने की वजह से आप देखेंगे कि वहाँ यदि हम जैसे छतीय जो पानी का संचयन करते हैं, वर्षा जल संचयन करते हैं, वो बहुत छोटी मात्रा में है, और जो कृषि का भाग है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हम ये मानिए कि लगभग 4000 क्यूबिक घन मीटर पानी जो है वर्षा जल प्राप्त होता है, और जिसमें से 2000 के करीब जो है घन मीटर पानी जो है क्यूबिक घन मीटर पानी निकल के बाहर चला जाता है। तो वर्षा का जो अववाह से, जल के बहाव से जो पानी नष्ट ना हो,
इसके लिए पानी को आप जो है वहीं रोकें। और इसके लिए और भी है कि हम जो है जो नदी है या जो हमारे जो पानी के जो बहने वाले स्रोत हैं उनके सहारे पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे तालाबों की सीरीज, एक श्रृंखला में तालाब बनाएं जिससे कि वहाँ पानी रोकें। और जो है आप कृषि में भी जो है नीचे वाले जो, जैसे आपका 50 बीघा क्षेत्रफल का खेत है तो उसमें जो सबसे नीचे का जो भाग है उसमें यदि पानी रोकेंगे, छोटा तालाब बनाएंगे, उसको आप जो है आड़े वक्त पर जब आपकी जो है जीवन यापन के लिए फसल को जिंदा बचाने के लिए जो कसमकस होगी उस समय वो फसल बच जाएगी उसके माध्यम से तरीका। उसके अलावा जो है जल को छोटे छोटे बांध बना के जल के स्रोत में आप रोक सकते हैं कि पानी जहाँ जिन जगह से बह रहा है वहाँ पर आप जो छोटे छोटे बंदे बनाएं और छोटे छोटे बंदे बना के रोकें तो पानी का हमारा ये है कि जल्दी जल्दी बह के नहीं जाने देना, तो इस तरह से भी रुकेगा। उसके अलावा जो है हम एक और चीज़ देखें कि पानी को खर्च हम कैसे करते हैं। तो खर्च करने की दिशा में हमें यह है कि हम जो है कम जल मांग वाली फसलों की बुआई करें ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी हो, क्योंकि हम लोग जो हैं आगे आने वर्षों से हमारे यहाँ चल रहा है धान गेहूं का फसल चक्र चल रहा है और जिसमें पानी का तो बहुत ज़्यादा ह्रास होता ही है, साथ साथ ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है दिनों दिन। तो हमको ये सोचना है कि पानी कम लगे, इसके लिए दालों और तेलों वाली फसलों को प्राथमिकता देनी है और यदि हम इनको प्राथमिकता देंगे तो इनकी जल मांग जो है वो अन्न वाली फसलों से आधे से भी कम है। और साथ ही साथ जो है हम लोगों फसलों के जनाब के अलावा फसल चक्र पर भी ध्यान देना है। फसल चक्र में हमको ये है कि जो गहरे जड़ वाली फसलें हैं वो अक्सर जो दाल और तेल वाली जो फसलें हैं वो गहरे जड़ वाली फसलें हैं, वो ज़मीन के ऊपरी सतह की बजाय थोड़े निचले स्तर से भी नमी को जो है लेके अपने को जिंदा रख लेती हैं। इसके अलावा जो है हमको ये देखिए सिंचाई के ऐसे नए मेथड, नए विधियाँ ईजाद हुई हैं जिनमें पानी जो है करीब करीब उतना ही क्षेत्रफल हम 30% पानी का या 40% पानी की बचत कर सकते हैं। तो वो बचत किस माध्यम से होगी? एक तो बौछारी सिंचाई विधि है जो जिसको कहते हैं हाई प्रेशर इरिगेशन सिस्टम या बौछारी विधि। इसमें ये मानिए कि लगभग जो है 80% पानी की बचत होगी। और दूसरी है हमारी जो है ड्रिप इरिगेशन जो है अधोभूमि सिंचाई या भूमि सिंचाई, तो इसके माध्यम से भी हम जो है करीब करीब 70-80% पानी सेव कर सकते हैं। तो इन विधियों से पानी बचा के खेती में रखेंगे तो है सबसे पहले तो यह है कि वर्षा जल जो आ रहा है उसका आने वाली वर्षा का स्वागत करिए और जो है इसका पानी बचाने के लिए मेंढबंदी जरूर करिए। बहुत सबसे सरल और वर्षों से जाना पहचाना माध्यम है, परंतु दिक्कत यह है कि हम बातें करते हैं और करते नहीं उस काम को। यदि हम उस काम को करेंगे तो हमें अपेक्षित रिजल्ट जरूर मिलेगा। किसान भाइयों, वैसे तो हर मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की देखरेख करना जरूरी होता है। इसके बारे में कल के कार्यक्रम में हमने आपको टमाटर और खीरा के रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी दी थी और इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज हम आपको बरसात के मौसम में शिमला मिर्च, टमाटर और खीरे की फसल को बचाने के लिए पानी की निकासी का प्रबंधन किस तरह से करें और फसल को कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में जानकारी देने आए हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कंसल। किसान भाइयों, आज मैं आपको बरसात के मौसम में शिमला मिर्च में विभिन्न तरह की बीमारियों और कीड़ों के प्रकोप के बारे में बताऊंगा। वह इनके निदान के लिए क्या क्या सावधानियां व क्या उसका कीटनाशक व फफूंदनाशक का स्प्रे क्या करें उसके बारे में अवगत कराऊँ। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि शिमला मिर्च में बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां जो है ज़मीन से आती है, क्योंकि इन बीमारियों के बीजाणु जो है वो ज़मीन में उत्पन्न होते हैं। इन बीमारियों के बीजाणु के संपर्क को रोकने के लिए जो फसल के जितने भी हिस्से हैं, जैसे पत्ता है, फल है, और ज़मीन में जो बीजाणु के होते हैं उसको संपर्क को रोकने के लिए हम मल्च का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक मल्च का आजकल बहुत चला हुआ है। इससे ये फ़ायदा रहता है कि जो भी बीमारियों के जो बीजाणु जब छींटा पड़ता है बारिश का तो उसमें बीजाणु पत्तों के साथ संपर्क में नहीं आते और फसल में खरपतवार भी कम रहते हैं। बरसात के मौसम में शिमला मिर्च में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां लगती है, इनके लिए विभिन्न तरह के फफूंदनाशक, कीटनाशक व एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं। फफूंदनाशकों में जैसे शिमला मिर्च की फसल में इंडोफिल M45 जो मैंकोजब नाम के एक केमिकल होता है, जो इंडोफिल के नाम से भी बिकता है, डाइथेन M45 के नाम से भी बिकता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में रहती है। इसके साथ जीवाणु रोगों के बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक दवाई आती है, इसका 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर में हम
इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों को दोनों को मिलाकर भी हम विभिन्न प्रकार के फफूंद व जीवाणु जनित रोगों को के उपचार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक दवाई है ब्लाइटॉक्स, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। उसका हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के घोल में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बरसात में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जितने भी हम फफूंदनाशक खासकर नॉन सिस्टमिक फफूंदनाशक करते हैं उसमें स्टिकर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बरसात होती है तो ये दवाइयाँ धुल जाती है। उसमें स्टिकर लगाने से ये दवाइयाँ उसमें चिपकी रहती है। इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ हम जैसे शिमला मिर्च में फल सड़न या रूट रोट रखता है, उसके लिए रीडोमिल MZ नाम की एक दवाई है। इसका भी हम 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न कीटनाशक जैसे चूसने वाले कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई का हम 15 ml प्रति 15 लीटर में घोल में हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेक्स या डेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पत्ते काटते हैं या फल में छेद करते हैं, उसके लिए डेसिस या प्रोफेक्स का उपयोग अच्छा रहता है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम ही है, बरसात का मौसम बीमारियों के डेवलपमेंट के लिए या उनका जो बढ़ावट होती है बीमारियों की, बहुत अनुकूल होता है। इसलिए ये हमें जितनी हमने दवाइयाँ बताई हैं, इनका प्रयोग हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियाँ द्वारा पौधे में संक्रमण करती रहती हैं। इसलिए मौसम के अनुकूल, अगर मौसम बीच में बरसात के मौसम में सूखा जा रहा है या बारिश कम हो रही है, तो हम इन दवाइयों का इस्तेमाल 10 से 15 दिन के अंतराल पर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में शिमला मिर्च में लगने वाले रोगों एवं कीटों के प्रबंधन के बारे में देखा और जाना। और अब आइए जानते हैं बरसात के मौसम में टमाटर एवं खीरा की फसल में जल निकास प्रबंधन के बारे में। आपको पता है, बरसात के मौसम में बहुत तेज़ बारिश आती है, जिसके कारण खेतों में पानी खड़ा हो जाता है। और ख़ासकर उन खेतों में जहाँ पानी जो खेत समतल नहीं बने होते, तो उनके हमें पानी रोकने के लिए कुछ एक ऐसे प्रबंध करने पड़ते हैं ताकि पानी की जो निकासी है, हमें पूर्णतया हम उसको पानी को निकास कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई ये जो हमने पौधे लगाए हैं, इसकी पानी की निकासी के लिए रेस्ड बेड, मतलब मिट्टी जो है हमने दोनों तरफ से चढ़ाई हुई और बीच में चैनल हमने क्रिएट करेगी, ताकि पानी अगर रुक भी जाए तो पौधों पे इतना मार नहीं पड़ेगी। और पानी की निकासी हम एक तरफ से निकाल देते हैं, पानी को हम उस तरफ से निकाल। और साथ के साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं, अगर किनारे से पानी आ रहा है, साइड चैनल जैसे आप देख रहे हैं, साइड चैनल निकली हुई है, उसके पानी ताकि अंदर घुस ही ना सके और बारों बारी वो जो है पानी निकल जाता है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता ही है कि जब टमाटर का पौधा बड़ा होने लगता है तो हम उसको सहारा देने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। पौधे को सीधा रखने के लिए हमने बैम्बू स्टिक्स का या जो जितने भी बांस की जो डंडे हैं उसका प्रयोग करते हैं। उसके साथ हमने सुतली बांध देते हैं, जिससे कि पौधे को हम आगे, उसकी चाल को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रणाली का ये फ़ायदा है कि जो पौधा है ऊपर की तरफ फैलता है और उसके अनप्रोडक्टिव पार्ट, जितने भी अनावश्यक शाखाएँ हैं, वो निकाल देते हैं और फल की जो बीरिंग है, जो फल लगता है, वो ज़्यादा लगता है। बरसात के मौसम में खीरे में विभिन्न कृषि क्रियाओं द्वारा हम अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। जैसे कि खेत में आप देख रहे हैं, इसमें पूरी अच्छी तरह से खरपतवार निकाले गए हैं, साफ सफाई है। वह खीरे के पौधों को इस स्ट्रक्चर द्वारा जो हमने आयरन एंगल लगाए हैं और ये तारों द्वारा पौधे में रस्सी छोड़ने से हम पौधे को ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं, जिससे कि पौधा ऊपर की तरफ फैल रहा है और इसका ज़मीन के साथ कोई संपर्क नहीं है। इसके कारण हम कई बीमारियों व कीड़ों के प्रकोप से पौधे को बचा सकते हैं और इसमें उत्पादकता अधिक से अधिक ला सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है और इसमें पशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ जाती है, मुख्य रूप से शूकर की। इसलिए मैं आपको कुछ आज उपाय बताऊंगा जिससे कि आप बारिश में मृत्यु दर कम कर सकें और शूकर से अधिक आय प्राप्त कर सकें। जैसे आपको मालूम है कि माता का गर्भकाल 114 दिन का होता है, तो जब आप माता को गाभिन कराएं तो उसको इस प्रकार से कराएं कि बच्चे वो बारिश के समय न दे। इस तरीके से कराएं कि मई में या जून में बच्चे आपको प्राप्त हो जाएं शूकर से, और शूकर के बच्चे जब बारिश शुरू हो जाए, जुलाई में अधिकांश बारिश शुरू होती है, तो उस टाइम 1 से 2 महीने के हो जाएंगे, जिसके कारण कि उनका वजन भी बढ़ जाएगा और उसमें अपन मृत्यु दर कम कर सकते हैं और आपको अधिक आय प्राप्त होगी। दूसरा तरीका है कि बारिश में एक बीमारी होती है गल घोटू, जो कि मुख्य रूप से जो अडल्ट जानवर हैं या जो बड़े जानवर हैं उनमें होती है। तो इनसे बचाव करने के लिए आप गर्मियों में जब बारिश शुरू होने वाली हो या उसके पहले मई के महीने में सरकारी अस्पताल होगा पशुओं का, वहाँ पर ये टीका उपलब्ध रहता है। उस टीके को आप लगा लें और ये टीका 3 ml प्रति पशु के हिसाब से लगाया जाता है। पशुओं में बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाएगी शरीर में, और जब ऋतु बारिश या वर्षा ऋतु आएगी तो उस टाइम आप उसको बचा सकते हैं या वो बीमारी से बचा सकते हैं और आप मृत्यु दर कम कर सकते हैं। ये हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका आपने देखा होगा, जो शूकर पालन अधिकांशतः कच्चे दबड़े में किया जाता है या जो एक छोटे से मकान बने रहते हैं उसमें किया जाता है, जिसमें बारिश में पूरी संभावना रहती है वर्षा का पानी उसमें अंदर चला जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर वर्षा का पानी अंदर चला गया तो जो बच्चे हैं या जो पशु हैं वो भीग जाएंगे, उनको निमोनिया हो जाएगा और उनमें मरने की संभावना अधिक होगी। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि बारिश शुरू होने के पहले जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उसमें या तो बंद कर दें उसको, या पर्दे लगा दें या बोरे टांग दें, और जैसे ही आपकी बारिश होती है तो बोरे नीचे गिरा दें, और जब बारिश बंद हो जाए तो वो बोरे को ऊपर चढ़ा दें, जिससे कि उसमें हवा का आवागमन अच्छी तरीके से बना रहे और आप पशुओं को बचा सकते हैं और पशुओं को निमोनिया नहीं होगी, और इस तरीके से आप उसको मृत्यु दर कम कर सकते हैं। एक और तरीका आपने देखा होगा, जो शूकर है वो ज़मीन खोद के बहुत अधिक खाता है। वर्षा ऋतु में ज़मीन गीली रहेगी तो खोदना चालू कर देगा और मिट्टी खाना चालू कर देगा, जिसके कारण जो पटार वगैरह रहती हैं वो उसके पेट में चली जाएंगी और उसको बीमार कर सकती हैं और उसका वजन वृद्धि में कमी आ सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि वर्षा ऋतु के पहले एक, जैसे मैंने बताया, खिड़की दरवाजे बंद रखें जिससे कि फर्श गीला ना हो, या अगर फर्श को आप पक्का कर सकते हैं चीप वगैरह बिछा के या ईंट वगैरह बिछा के उसको ये पक्का हो जाए और पशु जो है शूकर जो है ज़मीन को खोद ना सके, जिसके कारण जो पटार के जो अंडे वगैरह उसके पेट में नहीं जा पाएंगे और उस तरीके से वो स्वस्थ रहेगा और उसके वजन में वृद्धि होगी और वो आपको अधिक आय भी दे सकता है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बासमती धान की रोपाई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।